हेलो गाइस, वेलकम टू स्विफ्ट रेडियो। आज मैं आप लोगों को राजभाषा, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है रेलवे के किसी भी ग्रुप बी या प्रमोशन वाला एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप बी में तो मतलब 10 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा हिंदी है और उसकी जो स्क्रिप्ट है यानी जो लिपि है देवनागरी है। ठीक है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी है? देवनागरी। ठीक है, उसी तरह से आपका जो पंजाबी है गुरुमुखी में लिखा जाता है। इंग्लिश जो है रोमन, उसकी रोमन स्क्रिप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। संसद में विधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। और जो विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। जो 10 ये जो है क्या नाम है, ये तीसरा जो है। और हिंदी पखवाड़ा जो होता है 14 से 28 सितंबर मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 1963 तो लिख ही रहा है कि पारित हुआ था, लेकिन इसको हमको याद रखना है कि 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? तो 1967 में हुआ था। राजभाषा अधिनियम तो 3 वर्ग क्या क्या है? क ख ग है। ठीक है, तो क में आपका कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा? यूपी के साथ उत्तराखंड यूके जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बिहार प्लस झारखंड क में, प्लस एमपी प्लस छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये 6 को स्टेट ये हो गया। प्लस में दिल्ली इसी में आता है। उसके बाद अंडमान निकोबार ANN, अंडमान एंड निकोबार भी हो गया। उसके बाद राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। तो इतना क में आता है, क्षेत्र क में। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया ख में मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन सा आता है। और क्षेत्र ख में आएगा आपका महाराष्ट्र। उसके बाद आपका ख में मराठी आता है। ख में मराठी हो गया। उसके बाद पंजाबी हो गया, पंजाबी। उसके बाद गुजराती। ये 3 मेजर स्टेट है और वहाँ का मेजर 3 लैंग्वेज है। उसके बाद चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़। फिर दमन एंड दीव आएगा। दादर एंड नगर हवेली ये आता है ख में। और इसके अलावा जितने भी राज्य आपके बच गए, राज्य हो यूटी हो, ये सारे जो भी बच गया वो ग में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक रैंडम कोई राज्य का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये
किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो आपको दो का तो पता है। क में मैंने क्या क्या बताया था? क में मैं बताया था अभी यूपी और उत्तराखंड, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उसके बाद आपका हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ये सारा राज्य हो गया। अगर हम यूटी में देखें तो दिल्ली और अंडमान निकोबार। तो ये आपका क हो गया। ख में मैंने बताया था कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, 3 मेजर स्टेट हो गए। और यूटी में चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इतना ख में आता है। इसके अलावा जितने भी राज्य या यूटी कोई बच गया हो वो सब चला जाएगा किस में? आपका ग में। ठीक है, अब चलिए अगला ये है हर साल हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर को। 14 से 28 सितंबर हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। 10 जनवरी हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे। चलिए अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश। तो अभी जितना भी मैंने नाम लिया उसमें अरुणाचल प्रदेश कहीं नहीं है। तो इसका मतलब कि ये किस में चला जाएगा? ये क्षेत्र ग में चला जाएगा। और यहाँ का राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। नागालैंड का भी राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला। राजभाषा विभाग में राभाकाश से क्या मतलब है? राजभाषा कार्यान्वित समिति। ठीक है, अब 12 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा है। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर। आइए, अब आ जाइए। सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो है वो है प्रबोध। ये प्रबोध यानी एकदम बेसिक लेवल का। इसमें 3 लेवल होता है, बेसिक, मीडियम और फिर हाई। तो जो इसके बाद जो स्टेज आएगा, 1 मिनट सारा हटा दूं पहले। प्रबोध के बाद जो सेकंड स्टेज है प्रवीण है, प्रवीण। हाँ, उसके बाद जो है वो प्रज्ञ। ठीक है, तो ये प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञ, यही 3 स्टेज होता है हिंदी में। अब अगला चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? माने सेंट्रल जो हिंदी कमेटी है उसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार की प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। ठीक है ना। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? जो संसदीय राजभाषा समिति है उसका गठन कब हुआ? 1976। अब अगला चलिए। संसदीय राजभाषा में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा में 30 सदस्य होते हैं। तो 20 हो गए लोकसभा और 10 हो गए राज्यसभा। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा देखिए, फिर से ये 18 नंबर में वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोक भाषा कितने सदस्य होते हैं? तो 20 हो गया। फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो 3 उप समिति है। ठीक है, ये 3 उप समिति है। चलिए अगला 21 नंबर पे चलिए चलते हैं।
प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वित समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे वही कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता क्या है? 3 महीने में एक बार होगा। ठीक है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अधिवक्ता क्या है? 6 महीने में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है, होम मिनिस्ट्री। 25 नंबर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है? हाँ देखिए, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। प्रबोध प्रवीण मीडियम में, प्राज्ञ यानी सबसे वो टॉप लेवल का, जब हिंदी उसको लेखन या बोलने का सब कुछ, अगर वो हिंदी का सबसे मतलब ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने वाला कर्मचारी को प्राज्ञ कहा जाता है, जो सबसे। और मीडियम अगर जानकारी हिंदी लिख या बोल लेता है तो उसको प्रवीण, एकदम बेसिक जो सीख रहा होता है वो प्रबोध। ठीक है, और हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो राजभाषा अधिनियम 1967। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजभाषा अधिनियम 1967, और बार बार ये रिपीट होगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? 26 जनवरी 1965। ठीक है, अब अगला चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 की किसके संबंधित? राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? 17वें भाग में। अब 17 भाग में जब जाइएगा तो फिर उसमें और सारा क्लासिफिकेशन है सब। अब 30 नंबर पे आ जाइए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के संबंध में, यानी जब हाई कोर्ट फैसला देगा तो हिंदी या अन्य राजभाषा ये में होगा, वो धारा 7 में मेंशन है। राजभाषा तो धारा 6 एवं 7 राज्य में लागू नहीं होती। किस राज्य में लागू नहीं होती? तो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता। किन किन राज्यों में राजभाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश और बिहार में इसको राजभाषा माना जाता है। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्राज्ञ। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं? नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। ठीक है, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्रीय कर्मचारी कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? माने क्या क्या? नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। साल में कितनी बार हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? 2 बार। ठीक है, हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती हैं? तो एगो मई में, एगो नवंबर, माने 6 महीना से थोड़ा 1 महीना पहले और 12वां महीने से 1 महीना पहले चलाया जाता है। ठीक है, अब आज 37 नंबर। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन से अर्ह होंगे? केंद्र सरकार के श्रेणी घ व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 39 कोटिका के में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जिनकी
मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली हो। ख में कौन कौन है, तो उसमें आ जाते हैं उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा। 40 कोटि ग में कर्मचारी जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, आसामी हो। कोटि घ में वर्गीय कर्मचारी कौन है, जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, अब आ जाइए 42 नंबर पे। कोटि ग में कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से परिचित होना अपेक्षित है। कोटि ग में जो रहेगा तो वो प्रवीण होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अब आ जाइए कोटि घ में कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से परिचित होना अपेक्षित है, प्रबोध, क्योंकि घ जो है दक्षिण भारत के लिए है ना। तो दक्षिण भारत में जो है अगर वो बेसिक लेवल का भी हिंदी उसको आता है तो इसमें रखा जाएगा। 44 आ जाइए, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने वाले को कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं। साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने वाले के लिए कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 2। 10,000 से ज़्यादा लिखने कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं, द्वितीय पुरस्कार 3 मिलेगा। 46 नंबर, आज ये साल में इतना सबसे ज़्यादा लिखने वाले तृतीय पुरस्कार 5 लोगों को दिया जाता है। 47 नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो अगर वहाँ का कोई लोकल लैंग्वेज है तो उसमें फिर सेकंड नंबर पे हिंदी, थर्ड नंबर पे इंग्लिश। इंग्लिश को सबसे बाद में रखना है। अब आ जाइए 48 नंबर, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है, तो त्रैभाषिक। तो पहला प्रादेशिक, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश। 49 रबड़ मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना, हिंदी, अंग्रेजी, द्विभाषी रूप में, एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी। ठीक है, यूजुअली हम ऑफिस में भी यही यूज होता है। 50 हर साल हिंदी संबंधित कौन सा समारोह मनाया जाता है, राजभाषा उत्सव व हिंदी दिवस। 51 राजभाषा उत्सव दिवस किस लिए मनाया जाता है, कर्मचारियों को भी राजभाषा की जागरूकता पैदा करने के लिए और हिंदी में काम करने के लिए। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछता है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का नाम लिखिए। तो भाषा कितने हैं टोटल, इसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। कैसे कैसे हुए, तो 1967 में पहली बार पहले 14 था, उस 1967 में एक भाषा जुड़ा जिसका नाम है सिंधी, सिंधी जुड़ा। ठीक है, तब हो गया 15 भाषा। अब 2 बार और जुड़ा है भाषा, उसका जिक्र कर लेते हैं हम लोग। 1992 में 15 तो हो चुका था, बता दिए हैं। अब 1992 में KNM यानी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब ये आपका हो गया 3 भाषा और जुड़ गया 1992 में, तो 18 भाषा हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं फिर से। अब उसके बाद 2003 में 4 भाषा और जुड़ा है, कौन कौन सा है, फिर 2003 में 4 भाषा जुड़ा है, तो 18 तो हो चुका है प्लस 4, अब हो जाएगा 22। तो इसमें आ जाएगा बोडमास, कहता है लोग, बोडमास याद करने के लिए तरीका है। तो बोडो हो गया, डी से डोगरी हो गया, एम से मैथिली हो गया, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो ये 4, तो कितना भाषा हो गया टोटल 22 भाषा। तो यही 22 भाषा जो है
आपका उसके 8वीं अनुसूची में, संविधान का 8वीं अनुसूची में मिलेगा। चलिए अब 55 नंबर पे आते हैं। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किसमें है? 120। एक अनुच्छेद 210 भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अनुच्छेद 120 में संविधान के पानी में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध 120 में, तो इसमें क्या बोला है कि 120 में जो है, जो हमारा संसद भवन है, यानी उसके अंदर इसका हिंदी का उपयोग किया जाए, राजभाषा का उपयोग किया जाए, ये। और एक है 210 में, तो जो भी स्टेट स्तर पर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे हिंदी का बढ़ावा देने के लिए, उसमें बहस करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं 56 नंबर पे। संविधान के 8वीं अनुसूची प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। तो 344। जो कमेटी बना है संबंधित प्रावधान उपलब्ध है, तो ये 344, 351। अब आ जाते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1963 वाला जो राजभाषा अधिनियम है 1967 में पारित हुआ था। उनसे संविधान के इतना में कितने 17 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 9 है। पार्ट 17 सेक्शन 9। चलिए अगला चलते हैं। साठ नंबर, केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षा चलाता है? गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राजभाषा आयोग का जो नियुक्ति हुआ वो 1955 में हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं 62 नंबर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीजी खेर। ये राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट थे बीजी खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर हैं। राजभाषा आयोग के सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? जीवी पंत। 64 नंबर, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय। अब 65 नंबर, भाग 6 में कौन सी अनुच्छेद है? मैं 210 बता चुका हूँ इसके बारे में। 210 में क्या है कि हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में इस भाषा का, हिंदी का या राजभाषा का अपना प्रयोग करने के संबंध में है। ठीक है, अगला आ जाइए। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो राजभाषा समिति की आलेख साक्ष्य उप समिति उसकी करती है। ठीक है, वैयक्तिक वेतन के लिए कौन अर्ह होंगे? तो केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या किसी विशिष्ट परीक्षा संबंध में उन योजना के अंतर्गत अपेक्षित एवं अंतिम उत्तीर्ण करने पर। ठीक है, अब का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो ये सारा बता चुका हूँ।
बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अंडमान निकोबार, ग क्षेत्र के अंदर। अब जो भी क और ख को छोड़ के जो रिमेनिंग बच गए सारे उसमें आएंगे। अब आज 71 नंबर, कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन सा अर्ह है? सभी श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी के कार्य साधक ज्ञान प्रवीणता है। अब आज 72 नंबर, हिंदी असुलिपि की परीक्षा करने पर असुलिपिक को क्या व्यक्ति वेतन दिया जाता है? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, व्यक्तिक वेतन रूप 12 महीने के लिए दो वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि। अच्छा, ये आपको जैसे 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा 12 महीने में। जो 2 थी वेतन वृद्धि होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। 73 नंबर, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते का पात्र के लिए टंकक असुलिपिक को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही 300 शब्द। अब आ जाइए अगला, हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 शब्द। ये तो क्लियर हो गया कि 3 महीना में 300 शब्द, या हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट लिखना है। अब आइए 74 नंबर, 90% ज़्यादा और 95% से कम अंक सहित हिंदी टंकण पास करने के लिए मिलने वाले नगद पुरस्कार क्या हैं? तो 400 रुपये मिलता है।